नोटिस किया है कि लॉ की पूरी फाइट कई बार एक सिंगल वर्ड की इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करती है। कोर्ट रूम में करोड़ की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहे होते हैं और आर्गुमेंट सिर्फ इस बात पर होता है कि नोटिस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या था, अटैच टू अर्थ का स्कोप क्या है, या अटेस्टेशन प्रॉपरली हुई थी या नहीं। और टीपीए में ये सारी फाउंडेशन कॉन्सेप्ट एक ही जगह एक्सप्लेन किए गए हैं। सो आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी टीपीए के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। और बिलीव मी, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए ना तो आगे सेल, मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट एक्सचेंज जैसे चैप्टर्स बहुत इजी लगने लगेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ यही होती है कि वो सीधा सेक्शंस और प्रोविजंस रखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बेसिक डेफिनेशन भी क्लियर नहीं होती है और लॉ में बेसिक क्लियर नहीं है तो आगे पूरा कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग लगने लगता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, अटेस्टेशन, एग्जीक्यूशन, रजिस्ट्रेशन और नोटिस जैसे कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं। आप सबसे पहले समझते हैं कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता क्या है। किसी भी स्टैट्यूट में इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मतलब है या पर्पस होता है इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स और एक्सप्रेशंस का मीनिंग क्लैरिफाई करना, ताकि पूरे एक्ट में कंफ्यूजन ना हो। यानी लेजिस्लेचर पहले ही बता देती है कि एक्ट में यूज होने वाले स्पेसिफिक वर्ड्स का एग्जैक्ट लीगल मीनिंग क्या होगा। इसीलिए सेक्शन 3 टीपीए का डिक्शनरी सेक्शन माना जाता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर किसी स्टूडेंट को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग करना है तो सेक्शन 3 उसका बैकबोन है, क्योंकि ये सेक्शन डायरेक्टली ट्रांसफर के रूल्स नहीं बताता बल्कि वो लीगल लैंग्वेज एक्सप्लेन करता है जिसके बेसिस पे पूरा टीपीए ऑपरेट करता है। इसीलिए सेक्शन 3 को इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि टीपीए यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मेनली डील किस चीज से करता है। टीपीए मेजरली इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि टीपीए के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी की प्रॉपर डेफिनेशन ही नहीं दी गई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर डेफिनेशन टीपीए में नहीं है तो फिर कहाँ है। इसका आंसर मिलता है जनरल क्लॉजेस एक्ट में। जनरल क्लॉजेस एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज 26 में इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। वहां लिखा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड benefiting out or arising out of land and thing attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth। अब इस डेफिनेशन को प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले आता है लैंड। लैंड का मतलब वो सरफेस नहीं है जिस जहां आप खड़े हो। लॉ के अकॉर्डिंग लैंड में सरफेस के ऊपर का पोर्शन यानी कॉलम भी आता है और सरफेस के नीचे का पोर्शन भी आता है यानी ग्राउंड अंडरनीथ भी आता है। इसलिए मिनरल्स, पॉन्ड, रिवर, अंडरग्राउंड रिसोर्सेज ये सब लैंड का हिस्सा माने जाते हैं। यानी अगर किसी जमीन के नीचे मिनरल्स है तो वो भी उस लैंड ओनर के राइट्स का पार्ट हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। इसका स्टूडेंट अक्सर रट्टा मार लेते हैं लेकिन समझते नहीं है। इसका सिंपल मतलब है जमीन से मिलने वाले फायदे, जैसे राइट टू कलेक्शन रेंट, राइट टू फिशरी, राइट टू वे, फेरी राइट्स, हेरिडिटरी राइट, ये सब बेनिफिटिंग अराइजिंग आउट ऑफ लैंड माने जा सकते हैं। इसका एक लैटिन टर्म भी है प्रॉफिटे पेंड्रा। इसका मतलब बेसिकली होता है किसी लैंड से बेनिफिट लेने का लीगल राइट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। लॉ कहता है जो चीजें अर्थ से अटैच्ड है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन हर अटैच्ड चीज इमूवेबल नहीं हो सकती। यहाँ इंटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोर्ट हमेशा ये देखता है कि अटैचमेंट टेम्पररी है या परमानेंट और उसका पर्पस क्या है। यहीं पर स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास को इमूवेबल प्रॉपर्टी से एक्सक्लूड किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रीज तो जमीन में रूटेड होते हैं, फिर उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्यों कंसीडर करा जा रहा है। इसका आंसर है इंटेंशन टेस्ट। अगर आपका इंटेंशन ट्रीज को फ्यूचर में काट कर उससे यूज करने का है, जैसे टिम्बर बनाना, फर्नीचर बनाना, बेचना, बेच देना, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में कंसीडर होगा क्योंकि उसका पर्पस सर्विलियंस है यानी उसे काट कर अलग करना। इसी प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया था शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस में।
ये भी डिस्कस किया गया था कि जहां कोर्ट ने इंटेंशन टेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। अब समझो एम्बेडेड इन द अर्थ क्या होता है। वॉल्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस, ये सारी चीजें डीपली एम्बेडेड होती हैं। इन्हें आसानी से मूव नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ एम्बेडेड होना इनफ नहीं होता। कोर्ट दो टेस्ट अप्लाई करती है, डिग्री ऑफ एनेक्सेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एनेक्सेशन, यानी चीज कितनी स्ट्रांगली अटैच्ड है और किस पर्पस से अटैच्ड है। फॉर एग्जाम्पल शिप और एंकर का। शिप का एंकर जमीन में फिक्स होता है, लेकिन उसका पर्पस सिर्फ शिप को रोकना है, परमानेंटली अटैच करना नहीं है। इसलिए शिप मूवेबल प्रॉपर्टी ही रहती है। यहाँ अटैचमेंट टेम्पररी और फंक्शनल है। इसी तरह कोर्ट्स हमेशा इंटेंशन और ऑब्जेक्ट देखते हैं। अब डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर समझो। अगर कोई चीज परमानेंटली बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए अटैच की गई है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्री में हैवी मशीन्स लगी हुई हैं जिन्हें नट्स और बोल्ट से परमानेंटली फिक्स किया गया है ताकि फैक्ट्री प्रॉपरली ऑपरेट कर सके। यहाँ मशीन बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए है, परमानेंटली अटैच्ड है, इसलिए कई सिचुएशंस में कोर्ट्स इन्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर कर लेता है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट इनडायरेक्टली हमें आइडिया देता है कि जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। स्टॉक, शेयर्स, एक्शनेबल क्लेम्स, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी के एग्जांपल हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक्शनेबल क्लेम्स टेक्निकली मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन उसे टीपीए भी डील करता है। इसलिए कहा जाता है कि टीपीए मेजरली इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, बट कुछ मूवेबल प्रॉपर्टीज को भी कवर कर देता है। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पे। इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एक लीगल रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू कोई ट्रांजैक्शन ऑन रिकॉर्ड या एग्जीक्यूट होती है, जैसे सेल डीड, मॉर्गेज डीड, लीज डीड, ये सब इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन टीपीए सिर्फ नॉन टेस्टेमेंट्री इंस्ट्रूमेंट से डील करता है। टेस्टेमेंट्री इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वो डॉक्यूमेंट्स जो डेथ के बाद इफेक्ट में आ जाते हैं, जैसे विल। क्योंकि टीपीए लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन ट्रांसफर की बात करता है, विल डेथ के बाद एक्टिवेट होती है, इसलिए सक्सेशन लॉज उसे गवर्न करते हैं। अब समझते हैं एग्जीक्यूशन क्या होता है। जब डॉक्यूमेंट की पार्टीज उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर देती है तो उसे एग्जीक्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए ने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर की और दोनों ने सेल डीड पर साइन कर दिया, इसका मतलब डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया है। लेकिन सिर्फ एग्जीक्यूशन इनफ नहीं होता, यहीं पर आता है अटेस्टेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जीक्यूशन और अटेस्टेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। अटेस्टेशन का पर्पस होता है ऑथेंटिसिटी स्टैब्लिश करना, यानी फ्यूचर में कोई पार्टी ये ना बोले कि मैंने साइन नहीं किया था या ये डॉक्यूमेंट फेक है। लॉ कहता है कि अटेस्टेशन के लिए मिनिमम 2 विटनेसेस चाहिए। ये विटनेसेस डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होते हुए देखते हैं और फिर खुद साइन करते हैं कि हाँ हमने पार्टीज को साइन करते हुए देखा है। विटनेसेस न्यूट्रल होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, मेजर होने चाहिए और साउंड माइंड के साथ होने चाहिए। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट केस आता है, अब्दुल जाबर वर्सेस वेंकट शास्त्री। इस केस में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि अटेस्टिंग विटनेसेस की इंटेंशन अटेस्टेशन की होनी चाहिए। सिर्फ कैजुअली साइन कर देना इनफ नहीं है, विटनेस को पता होना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट अटेस्ट कर रहा है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट लीगल डिस्टिंक्शन समझो। पार्टीज डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करती है, विटनेसेस डॉक्यूमेंट अटेस्ट करते हैं। एग्जीक्यूशन और अटेस्टेशन दोनों अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और अटेस्टेशन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मिनिमम 2 विटनेसेस होने चाहिए। विटनेसेस ने एग्जीक्यूशन को साइन करते हुए देखा होना चाहिए या एग्जीक्यूशन ने पर्सनली एक्नॉलेज किया हो कि साइन उसके हैं। विटनेस एग्जीक्यूशन की प्रेजेंस में साइन करेगा। दोनों विटनेसेस का सेम टाइम पर प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। अटेस्टेशन का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। अब रजिस्ट्रेशन समझते हैं। रजिस्ट्रेशन बेसिकली पब्लिक नोटिस क्रिएट करता है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 बताता है कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरी रजिस्टर होंगे और कौन से ऑप्शनल है। सेक्शन 17 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है और सेक्शन 18 ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन की, जैसे गिव डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होगी, सिंपल मॉर्गेज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होगा, लीज अगर 1 ईयर से ऊपर की है तो वो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में रेंट एग्रीमेंट अक्सर 11 मंथ्स के बनाए जाते हैं ताकि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की कंप्लायंस
अवॉइड की जा सके। आप सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है नोटिस। टीपीए में नोटिस का बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसे बोनाफाइड परचेज और फ्रॉडलेंट परचेज के राइट्स डिसाइड होते हैं। नोटिस का सिंपल मतलब है नॉलेज। अगर आपको किसी फैक्ट का नॉलेज था और फिर भी आपने ट्रांजैक्शन किया तो लॉ मान सकता है कि आपने बैड फेथ में एक्ट किया है। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली नॉलेज नहीं था तो लॉ आपको प्रोटेक्ट कर सकता है एज अ बोनाफाइड परचेजर। नोटिस दो तरह के होते हैं, एक्चुअल या एक्सप्रेस नोटिस और दूसरा है कंस्ट्रक्टिव या इम्प्लाइड नोटिस। एक्चुअल नोटिस का मतलब होता है किसी ने डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दे दी है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब होता है लॉ प्रिज्यूम करेगा कि आपको पता होना चाहिए था। एग्जाम्पल के लिए ए ने प्रॉपर्टी पहले बी को बेच दी और बाद में वही प्रॉपर्टी सी को भी बेच दी। अब अगर सी ने रजिस्ट्री चेक ही नहीं की तो वो बाद में ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाता है। लॉ कहेगा कि अगर आपने रिस्पॉन्सिबल इंक्वायरी नहीं की तो वो आपकी ग्रॉस नेग्लिजेंस है। इसी तरह पोजीशन भी कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी किसी तीसरे व्यक्ति की पोजीशन में थी तो बायर की ड्यूटी थी इंक्वायरी करना कि वो वहां किस राइट से रह रहा है। अगर बायर इंक्वायरी नहीं करता तो लॉ प्रिज्यूम कर सकता है कि उसे नोटिस था। नोटिस टू एजेंट भी नोटिस माना जाता है, यानी अगर किसी एजेंट को कोर्स ऑफ बिजनेस में इंफॉर्मेशन दी गई तो प्रिंसिपल को भी नोटिस माना जाएगा अनलेस फ्रॉड इन्वॉल्व ना हो। और लॉ का एक फेमस प्रिंसिपल है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर कोई बोले कि मुझे नहीं पता था कि ये इलीगल है तो जनरली ये वैलिड डिफेंस नहीं होता। कोर्ट्स प्रिज्यूम करती है कि आपको लॉ की बेसिक नॉलेज होना कंपलसरी है। अब ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें तो टीपीए सिर्फ सेक्शन रखने का सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरे प्रैक्टिकल लॉजिक और इंटेंशन बेस्ड लॉ है। कोर्ट्स हर सिचुएशन में इंटेंशन, कंडक्ट, गुड फेथ, नोटिस, पोजीशन और सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को देखती है। इसलिए अगर आपको टीपीए स्ट्रॉन्ग करनी है तो डेफिनेशन को रटना नहीं है बिल्कुल भी, कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली विजुअलाइज करना है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग लॉ स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो बहरैक पढ़ते वक्त इमेजिनेशन यूज ही नहीं करते, जबकि टीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां हर डेफिनेशन के पीछे रियल लाइफ ट्रांजैक्शंस छुपा होता है। सेल डीड, लीज, मॉर्गेज, रजिस्ट्रेशन, विटनेसेस, ये सब चीजें डेली लाइफ में भी एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए जितना प्रैक्टिकल अप्रोच रखोगे उतना सब्जेक्ट इजी लगेगा। अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रिकी केस लॉज, एक्शनेबल क्लेम्स, बोनाफाइड परचेज और टीपीए के इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स को डिटेल में समझेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम आपको टीपीए के और सेक्शंस के इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में बताएंगे। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलेगा। टिल देन बाय।